गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, लोगों को बताते रहिए, अपने मित्रों को बताते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और बेल का बटन लॉन्ग प्रेस कराइए। इससे मैं आपको जो भी बताता रहूँगा सब चीज़ें आप तक पहुँचती रहेंगी। बच्चों, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, वही आपके लिए सफलता की कहानी होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान के कक्षा 12 के द्वितीय चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम से, जिसे हम विद्युत अभिवाह और गॉस की प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, हिंदी में हम इसे विद्युत अभिवाह कह सकते हैं। क्लियर? तो अब इसका हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज और इसमें पढ़ेंगे, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मीन्स क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। अभी तक आइए देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है ये। अगर हम मान लेते हैं ये कोई एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, इस पे हमने एक वर्ग बना लिया। क्या बना लिया? वर्ग। और वर्ग की भुजा कितनी है? ए है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी हो गया। तो बच्चों, अगर इसका एरिया आपसे पूछा जाए इस वर्ग का, तो क्या होगा? जो 9th-10th के बच्चे हैं वो तुरंत बता देंगे। एरिया इसका क्या है? ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। कोई लॉजिक नहीं ना? फर्स्ट ईयर के बच्चे से भी पूछा जाएगा, वो भी ये बता देगा। लेकिन अब आप क्लास 12th में आ गए हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जो क्षेत्रफल है वो अदिश राशि है। ऐसी बात नहीं है, क्षेत्रफल जो है वो क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। तो आइए समझते हैं हम लोग कैसे ये सदिश राशि है, कैसे इसके बारे में क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें आपको इंटरमीडिएट के लेवल से अगर इसका एरिया निकालना, तो वेक्टर एरिया वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। अब देखिए, वेक्टर ए बी आप लोगों ने पढ़ा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, पढ़ा है। अगर इसी से हम इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर? अब एन कैप क्या है ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। ए का मान कितना है बच्चों? ए है। बी का मान भी ए है। साइन थीटा, अब देखिए इन दोनों के बीच एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। तो ए इंटू साइन 90, यानी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। साइन 90 का मान 1। देखिए कोई चेंजेस, देखिए बच्चों, ये ए स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर के कैप या ए स्क्वायर माइनस के कैप भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसको समझने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट ये देखते हैं। वेक्टर आर इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, इस स्थिति में व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड वेक्टर बी, then the area is always perpendicular। अगर क्रॉस प्रोडक्ट कहीं हो रहा है और वेक्टर ए और वेक्टर बी मीन्स एक को अगर हम लेंथ दूसरे को ब्रेथ मान लें, तो इस स्थिति में जो इनका एरिया होगा वो सदैव क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें बच्चों, ए बी दिया है, बी सी दिया है। ठीक है, तो अगर इसका एरिया होगा तो इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा। कहाँ होगा भाई? ये नॉर्मल सा प्लेन है और ये क्या हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रहा है तो इसके परपेंडिकुलर, यानी इस एरिया में। और इस एरिया में जेड आपको पता है, अगर एक्स एक्सिस पे कहीं होता है कुछ तो उसको हम आई कैप से, वाई एक्सिस पे के साथ जे कैप रहता है और जेड के साथ क्या रहता है? के कैप रहता है।
तो इसलिए इसको हम ए स्क्वायर के कैप एंड ए स्क्वायर माइनस के कैप भी लिख सकते हैं। माइनस के कैप क्यों लिखा? क्योंकि इस स्थिति में ये जो एरिया, इसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर भी हो सकती है परपेंडिकुलर और बाहर की ओर हो सकती है। लेकिन ये कंडीशन कहां तक लागू होती, इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। अभी आप लोग इतना समझ गए ए स्क्वायर के कैप या ए स्क्वायर माइनस के कैप क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर भी कहीं हो सकती है और बाहर की ओर भी परपेंडिकुलर स्थिति में हो सकती है। तो एक यहाँ पे बच्चों एक चीज हम नोट कर सकते हैं, दैट कि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस इनर और आउटवर्ड्स। मीन्स जो एरिया वेक्टर है ये प्लेन सरफेस के सदैव क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब ये अंदर की भी ओर हो सकता है और बाहर की ओर भी हो सकता है। आइए इसको हम कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से समझते हैं। एरिया वेक्टर देखिए, जैसे हमने मान लिया ये यहां पे हमने कोई ले लिया रेक्टेंगल, ले लिया, क्या ले लिया, रेक्टेंगल, ये ठीक है, इसकी लेंथ L हो गई, इसकी B हो गई। एक ये ले लिया हमने, एक ये ले लिया हमने, यहां पे हमने ले लिया क्या, एक रिंग ले ली, ठीक है। इस स्थिति में अगर हम बच्चों दोनों की स्थिति में क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। इन दोनों स्थितियों में अगर हम पहली स्थिति में जाते हैं, ये x हो गया, ये इसको हम y मान सकते हैं, इसको हम z मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी अभी मैंने आपको बताया था 3 डायमेंशन में आप किसी को भी x y z मान सकते हैं, तो हमने इसको मान लिया x, इसको y, इसको z मान लिया, ठीक है। अब इस स्थिति में अगर हम इसका ये देखें, एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा। अब ये ऊपर की ओर हो सकता है या तो कहाँ हो सकता है, नीचे की ओर हो सकता है। अगर हम इसका एरिया लिखना चाहें बच्चों तो क्या होगा, एरिया L इंटू बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आयत है और आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेकिन अब जब हम यहाँ पर आते हैं सदिश में इसका दिखाना चाह, तो देखिए बच्चों इसका एरिया क्या हो गया, L इंटू बी हो गया। अगर इसका वेक्टर एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल बी, आगे देखिए ये इस स्थिति में है तो इसका एरिया इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो ये z के सापेक्ष है, अगर z के सापेक्ष है, हमने इसको x माना, इसको y माना, इसको z, और z के लिए क्या होता है बच्चों, k कैप होता है। अब एल बी के कैप भी लिख सकते हैं या एल बी माइनस के कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये L था, ये B था। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे ये एक हमने रिंग ले ली, अब इसका हमें एरिया वेक्टर निकालना है। तो जब रिंग ले ली, इसका एरिया वेक्टर निकालना है, तो नॉर्मल से अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो बच्चों क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्लियर। लेकिन तो वेक्टर एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए ये वेक्टर ये हो गया, अब ये इसके परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे, आउटवर्ड्स और इनरवर्ड्स, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर हमने ये इसको क्या माना था, x y z माना था, तो z के हिसाब से क्या हो जाएगा, k कैप और पाई आर स्क्वायर माइनस k कैप, क्लियर। अब इससे एक चीज ये ज्ञात होती है कि 2D सरफेस या ओपन सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है बच्चों, जो एरिया वेक्टर होता है ये अंदर की ओर भी ये लंबवत अंदर की ओर भी हो सकता है, अंदर की ओर, और बाहर की ओर भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है, बाहर की ओर भी हो सकता है, बाहर की ओर भी हो सकता है।
तो है एक नई चीज। अभी तक आप लोग जानते थे कि एरिया क्या है बच्चों, अदिश राशि है, लेकिन अब क्या जान पाए आप, एरिया क्या है, सदिश राशि है। अच्छा कोई कहे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नहीं, एरिया। तो एक नई चीज आपने जानी आज। आगे देखते हैं, ये तो 2 डायमेंशन के लिए हो गया। अगर इसी को हमें 3 डायमेंशन के लिए दिखाना है तो आइए हम देखते हैं 3D के लिए, यानी बंद सरफेस के लिए। 3D यानी बंद सरफेस के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे x, वही थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये x, ये y, ये z, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, घन बना लेते हैं, ठीक। ये अब इसकी भुजा भी क्या हो जाए, a हो जाएगी, a हो जाएगी, ठीक है। अब इस स्थिति में अगर हमें निकालना है एरिया वेक्टर, ठीक, तो क्या होगा, तो नॉर्मल सा अगर हमें इसका इसकी सरफेस निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, a इंटू ए, यही तो होगी लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर भुजा स्क्वायर। लेकिन अगर हमें यहां पर इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो इस स्थिति में इसकी देखिए ये हो जाएगी सरफेस, इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी सरफेस, एक ये सरफेस हो जाएगी। टोटल कितनी सरफेस हो जाएंगी, 6 सरफेस हो जाएंगी। तो यहां पर हमें ध्यान देना है, यहां पर जो इनका वेक्टर एरिया होगा वो हमेशा आउटवर्ड्स होगा, इनरवर्ड्स नहीं होगा। इसका जैसे यहां हो गया, इसका यहां हो गया, इसका यहां हो गया, इसका यहां हो गया, इसका यहां हो गया। तो 3 डायमेंशन में आपको ध्यान रखना है जो वेक्टर एरिया होगा वो क्या होगा आपका, हमेशा आउटर वर्ड्स होगा, हमेशा आउटर वर्ड्स होगा। चाहे इसके लिए ले लें, चाहे देखिए एक सिलेंडर के लिए ले लें। अगर हम मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसी को इसको भी मान लें तो इसमें भी हमेशा आउटर वर्ड्स, कहाँ होगा बच्चों, आउटर वर्ड्स, ठीक है। इस स्थिति में ये हमेशा आउटर वर्ड्स होगा। यानी अभी मैंने 2 डायमेंशन के लिए बताया, तो उसके लिए जो एरिया वेक्टर था वो परपेंडिकुलर अंदर की ओर भी हो सकता था और बाहर की ओर भी हो सकता था। लेकिन अगर 3 डायमेंशन है, 3D है, ठीक है, या क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, क्लोज सरफेस, वो क्या थी, ओपन सरफेस थी, और ये क्या है, क्लोज सरफेस। तो इसके लिए अगर बच्चों, इसके लिए एरिया वेक्टर जो होगा वो सदैव परपेंडिकुलर होगा, लेकिन आउटर वर्ड्स, कहां होगा बच्चों, आउटर वर्ड्स, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर के बारे में। अब इसी से रिलेटेड हम लोग किसके बारे में जानेंगे, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। क्लियर। तो इस प्रकार बच्चों क्षेत्रफल वेक्टर जो आपका क्या होता है, वेक्टर ए इक्वल टू ए एन कैप, क्षेत्रफल को वेक्टर रूप में प्रदर्शित करता है। जो वेक्टर ए इक्वल टू ए एन कैप जो क्षेत्रफल ए को वेक्टर रूप में प्रदर्शित करता, अतः वेक्टर ए को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, या फिर आपको अभी मैंने बताया क्या था, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम इससे आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र का ही एक गुण होता है। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का ही एक गुण। इसमें होता क्या है, देखिए, द नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, जितनी ज्यादा एक सरफेस से, प्लेन सरफेस से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की, वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर हो सकता है। इस हिसाब से, दूसरे शब्दों में इसको हम समझ सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हमें इसका फार्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं बच्चों, कोई
सरफेस है, ठीक है, और ये हो गया, ठीक। अब इससे जो बल रेखाएं गुजर रही, ये अब इस स्थिति में अगर आप देखिए तो इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही। भाई वैद्युत फ्लक्स क्या कह रहा है, कह रहा वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। तो अगर यहां पर हम देखना चाहें तो अगर इसको भी मान लेते हैं इससे गुजर रही, तो 1 2 3 4, यानी फाई कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। एक चीज और इसी को समझते हैं। अभी आपको एक चीज और जाननी होगी, अगर वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये पास पास हों, जितनी ज्यादा पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यही वैद्युत फ्लक्स रेखाएं देखिए पास पास हो जाएं, पास पास हो जाएं, तो इस स्थिति में देखिए 1 2 3 4 5 6 वैद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं, 6 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही, वैद्युत फ्लक्स नहीं, ठीक है। तो ये फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। सो फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू ई। क्लियर। आगे देखते हैं। अभी अब अगर क्षेत्रफल, अब भाई फाई का मान ई के प्रोपोर्शनल हो गया, अगर ये क्षेत्रफल कम था तो कम निकल रही थी, अगर क्षेत्रफल बड़ा कर दिया जाए मतलब और ज्यादा कर दिया जाए क्षेत्रफल, ये देखिए इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में और ज्यादा संख्याएं निकलें, और ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी। जितनी ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी बच्चों, ठीक, तो और ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी। मतलब देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, हम जितना मान लें, ठीक है। 10 रेखाओं के लिए मान सकते हैं, 20 रेखाओं के लिए मान सकते हैं। ये जो पृष्ठ है ये हमेशा हम आपको बता रहे हैं कैसा होता है, काल्पनिक। हमने 10 मान लिया, आप 15 मान सकते हैं। तो लेकिन एक चीज तो यहां पे भी वही होगी, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे उसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। सो फाई इज ई इज प्रोपोर्शनल टू ए भी हो जाएगा। अब देखिए आगे और हम देखते हैं, अगर कोई ये है, ठीक है, कोई एरिया है, इससे ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। लेकिन जो इसमें गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है, जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी दिशा किधर है, इधर है। इसके एरिया वेक्टर से थीटा डिग्री पे, इसके एरिया वेक्टर से थीटा डिग्री पे। अब अगर हम इसको ऊर्ध्व और क्षैतिज में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई कास थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछना चाहें कि वैद्युत बल रेखाएं किस दिशा में ज्यादा निकलेंगी, किस दिशा में ज्यादा निकलेंगी बच्चों, ई साइन थीटा में की दिशा में निकलेंगी कि ई कास थीटा की दिशा में, तो जाहिर सी बात है जिधर इसका एरिया वेक्टर होगा उधर की ओर ज्यादा निकलेंगी, यानी कि ये ई कास थीटा पे डिपेंड होंगी। यानी इससे एक चीज और क्लियर होती है कि फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। यानी कि इन तीनों को अगर हम मिला लें तो फाई ई इक्वल टू, जनरली इसका अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो वेक्टर फाई ई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, कहीं आपको मिलेगा लिखा, या फिर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए भी मिलेगा। यहाँ पे अगर डी ए होगा तो ये डी फाई होगा। अगर फाई हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, अगर फाई ई हो जाएगा तो ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या फिर इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इस स्थिति में देखिए भाई फाई ई पे निर्भर कर रहा था, फाई ई ए पे निर्भर कर रहा था, और फाई ई किस पे निर्भर कर रहा था, कॉस थीटा पे निर्भर कर रहा था। मतलब जो इसका ई का जो कॉस थीटा वाला घटक था उस पे निर्भर कर रहा था। तो इसलिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये देखिए ये अदिश गुणन है, कौन
कौन सा है, अदिश गुणन। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए cos थीटा। इतनी बात समझ में आई कैसे फाई ई का मान ई ए cos थीटा हो जाएगा। क्लियर बच्चों। आप एक चीज और देखिए, समझ लीजिए, डी फाई ई और डी ए मैंने लिखा है। डी फाई ई और डी ए का मतलब ये है, अगर इसी एरिया का एक छोटा सा पार्ट ले लिया जाए जो डी ए हो, क्षेत्रफल वेक्टर डी ए हो, तो इससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। जब इससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है इसका वैद्युत फ्लक्स भी बहुत कम होगा, तो उसको हम डी फाई ई से लिख सकते हैं। क्लियर। देखिए बच्चों, इसका फार्मूला मिल गया फाई ई इक्वल टू ई ए cos थीटा। अब अगर इसका हमें मात्रक निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई का मात्रक आपको पता है क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। कहां से, ई इक्वल टू एफ वन क्यू नॉट से। ए क्या है बच्चों, मीटर, तो ए का क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम फाई ई निकालते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे हमने मान लिया ये एक क्या हो गया आपका, सरफेस हो गया, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकल रहा है, ठीक है। अब इसका हम सबसे पहले जानेंगे एरिया वेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर है इसके, तो जाहिर सी बात है इसका भी एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो वेक्टर ए और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई हो जाएगा। नाउ फाई ई इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब वेक्टर ए मतलब ए का मतलब अगर इसकी हम भुजा मान लें ए मान लें तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी कि क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई ए का मान ए स्क्वायर और वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर आपको बताया था क्या होता है, ई ए cos थीटा, यानी ई ए स्क्वायर cos थीटा। अच्छा, थीटा अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कितना है, तो देखिए वेक्टर ए भी इस ओर है, वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस ओर है, तो इन दोनों के बीच कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। देन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए स्क्वायर। इसी तरीके से अगर एक प्लेन सरफेस हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्लेन सरफेस, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से ऐसे गुजर रहा है, ऐसे, ठीक, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब क्या है, इस स्थिति में आप लोग एक चीज और ध्यान देखेंगे, जब ये प्लेन होगा तो जो एरिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसको क्या करेगा, छूते हुए निकल जाएगा, स्पर्श करते हुए निकल जाएगा, ना कि इसके अंदर से निकलेगा। बात समझ में आ रही, ये घुमा के रखा था, इसके अंदर से जा रहा था, यहाँ पे क्या है, ये इसको छूते हुए, टच करते हुए निकल जाएगा। तो अगर फिगर से ही देखना चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक, अगर आपसे पूछा जाए कि फाई ई कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो 0 होगा। लेकिन अगर फार्मूले से देखना है तो कैसे, ये तो ए और ए रहेगा ही रहेगा। नाउ फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब ये क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई ए cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर की ओर है, उधर की ओर है, और एक यहाँ है, यानी इसके परपेंडिकुलर है। कहाँ है, परपेंडिकुलर। अब जब परपेंडिकुलर है, थीटा इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देन फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए cos 90, ए का मान आपने कितना निकाला है बच्चों, ए स्क्वायर। देन फाई ई इक्वल टू cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशन के लिए। इतना क्लियर। देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग ये 3D सरफेस के लिए, अभी 2D सरफेस के लिए देखा था, अब हम लोग 3D सरफेस के लिए देखते हैं, ठीक है, बंद पृष्ठ के लिए। तो जैसे ये हमने एक घन ले लिया जिसकी भुजा क्या है, ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस ओर होगा, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो E इक्वल टू ई नॉट आई कैप लिख सकते हैं। आई कैप मतलब, डरिए मत, एक्स एक्सिस पे ये क्या लिखा जाता है, आई कैप लिखा जाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो E इक्वल टू ई नॉट आई कैप। अब देखिए जब यहाँ से ये एक ये बना आपका पृष्ठ, एक ये पृष्ठ बना आपका, एक ये पृष्ठ बना, एक ये पृष्ठ बना, एक ये बैक साइड का, टोटल कितने पृष्ठ हो गए, कुल 1 2
6 घन है ना, 6 पृष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इनका एरिया वेक्टर निकालें तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। आपको मैंने पहले ही बताया है कि 3 डायमेंशन के लिए क्या होता है बच्चों, 3 डायमेंशन के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटर होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। तो यहाँ पर अब हम देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एरिया मतलब फाई ई का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले पृष्ठ के लिए अगर हम फाई निकालें तो ये हो जाएगा फाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी कि फाई वन इक्वल टू वेक्टर ई डॉट, अब ई को हमने क्या माना, ई नॉट माना है, ई नॉट, ठीक है, इनटू ए, अब ये क्या हो जाएगा, ई नॉट ए कॉस थीटा। अब थीटा में हमें डिसाइड करना है कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा। तो जैसे बच्चों ये पृष्ठ हमने लिया तो इसकी दिशा इधर की ओर है, ठीक है, तो यानी कि ये किस ओर हो जाएगा भाई, इधर की ओर होता तो कितना होता है 0 डिग्री, लेकिन जब इसके बैकवर्ड चला जाएगा तो 90 और 90 फिर आएगा तो कितना हो जाएगा 180। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 180, यानी ई नॉट ए कॉस 180। अब कॉस 180 का मान कॉस 90 प्लस 90 माइनस का साइन 90 यानी माइनस का 1, यानी कि माइनस का ई नॉट ए। ठीक, और अगर एरिया भी निकालना चाहें तो ए स्क्वायर, ए का मान यहाँ पे ए इंटू ए ही रहेगा, यानी कि ए स्क्वायर, तो माइनस का ई नॉट ए स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पृष्ठ ये मान लेते हैं, तो यहाँ एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो फाई टू का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ई नॉट ए स्क्वायर कॉस 90, यानी कि कितना हो जाएगा 0। अब अगर थर्ड नंबर सरफेस के लिए देखते हैं तो इसकी दिशा किधर की ओर, इधर की ओर है, तो जब इधर की ओर है तो क्षेत्र से इसका एरिया वेक्टर और वेक्टर ई दोनों एक ही साइड है, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा बच्चों थर्ड के लिए, फाई 3 इक्वल टू, थर्ड के लिए एंगल हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ठीक, अब कॉस 0 का मान हम अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ई नॉट, कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी कितना हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्थ के लिए निकालते हैं ये सरफेस, तो इस सरफेस के लिए निकालेंगे तो ये फिर भी ये भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एरिया वेक्टर इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फाई 4 का मान कितना आ जाएगा 0, वैसे ही 90 रख देंगे। फिर इसके जो फ्रंट एक और फिफ्थ और सिक्स्थ जो पृष्ठ होंगे उनके लिए भी ये जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर वो क्या होगा 90 डिग्री पे होगा। तो उस स्थिति में फाई 5 एंड फाई 6 का मान भी क्या हो जाएगा 0। अगर हम इसका कुल मान निकालें फाई इक्वल टू, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस डॉट डॉट फाई 6 तक। ठीक, तो इस स्थिति में हम देखते हैं बच्चों फाई 1 का मान कितना है माइनस का ई नॉट ए स्क्वायर, अच्छा, और बाकी बीच के सारे 0 है, एक और क्या है इसमें ई नॉट ए स्क्वायर। अब ये भी कर दिया तो क्या हो गया फाई इक्वल टू आ गया बच्चों 0। अब इससे एक चीज ज्ञात होती है, अगर किसी 3D सरफेस में, अगर किसी 3D सरफेस में आवेश अंदर उसके ना स्थित हो और समान वैद्युत क्षेत्र हो, क्या हो समान वैद्युत क्षेत्र हो, तो उसका जो कुल उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये गॉस की प्रमेय में काम आने वाला है। किसमें काम आने वाला है, गॉस की प्रमेय में। तो ये 3D के लिए हो गया, क्लियर। अब इसी की जगह पे अगर बच्चों हम लोग एक एक्स वाई जेड प्लेन पे, या आप इसको एक्स मान सकते हैं, इसको वाई मान सकते हैं, इसको जेड मान सकते हैं, पर अगर एक क्या ले लें सिलेंडर ले लें, ठीक है, तब देखिए क्या होगा, तब भी कंडीशन वही रहेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे रहेगा। अब सबके लिए एरिया वेक्टर, तो इसकी सरफेस कितनी हो जाएगी, एक ये, टोटल कितनी सरफेस 4 सरफेस। ठीक है, अब 4 सरफेस में अगर हम देखते हैं ये हमेशा ये क्या है बंद पृष्ठ के लिए है,
किसके लिए है? बंद पृष्ठ के लिए। अब इससे पहले जो मैंने घन बताया वो भी बंद पृष्ठ के लिए था, उससे पहले जो बताया था वो खुले पृष्ठ के लिए था, ठीक। लेकिन जो गॉस की प्रमेय है हमारी वो बंद पृष्ठ से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे मान लें φ1, तो φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? वही वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ठीक है। अब इसको अगर हम हटाएं तो EA क्या हो जाएगा? cos थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए जब ये पृष्ठ लेंगे तो इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब बाहर की ओर होगा तो इस स्थिति में थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 180। क्यों? क्योंकि इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जस्ट इसके अपोजिट गया। अब अपोजिट गया तो ये बाहर की ओर हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो अगर हम φ1 निकालें तो φ1 इक्वल टू E A cos 180, यानी कि यहां से अगर इसका हम मान निकालें तो क्या आएगा? माइनस का EA, माइनस का EA। इसका हम मान लेते हैं एरिया क्या है? A, ठीक है। इसी तरीके से φ2 अब इस सरफेस के लिए निकालें तो φ2 इस सरफेस के लिए निकालेंगे तो EA, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? cos 90, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 0। इसी तरीके से अगर इसको हम φ3 माने तो φ3 के लिए भी कितना हो गया? EA cos 90 0। अब इसको अगर हम φ4 मान रहे हैं तो φ4 मानेंगे तो EA, अब ये इधर की ओर है, इधर की ओर एरिया वेक्टर भी है, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इन दोनों के बीच एंगल क्या है? 0 है, यानी क्या हो जाएगा? EA cos 0 यानी EA। अब फिर से अगर हम टोटल निकालें फाई तो देखिए माइनस का EA प्लस 0 प्लस 0 प्लस का EA, यानी फाई E इक्वल टू आ गया कितना? 0। तो इस बात को मैंने अभी इससे पहले भी बताया था, फिर ध्यान आप रखिए, अगर कहीं पे बंद पृष्ठ है, ठीक है, और समान वैद्युत क्षेत्र है तथा उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल क्या होगा? 0 होगा। आइए अब आगे देखते हैं।